हेलो एंड वेलकम टू हरियाणा स्टडी बुक। आज हम करेंगे जर्नल अवेयरनेस और जर्नल साइंस के एमसीक्यू सेट नंबर 4 को। ठीक है, इसमें हरियाणा एसएससी द्वारा विभिन्न परीक्षा में पूछे गए 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें हरियाणा एसएससी जो सेट परीक्षा हुई थी आपकी 2022 में, उसके प्रश्न इसमें इंक्लूड है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एपिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य हैं, बताइए। अच्छा, ये एपिकल मेरिस्टेम होता है क्या है? एपिकल मेरिस्टेम होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक। अच्छा, ये एपिकल यानी कि टिप पे पाया जाता है। टिप यानी कि जो पौधे के ऊपरी हिस्सा होता है या जड़ का सबसे टिप पे जो हिस्सा होता है उस पर पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं इसे कथन। पहला कथन है इसका, यह तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर पाया जाता है और तने तथा जड़ों की लंबाई को बढ़ाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसके बारे में, एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, इसकी वजह से तने अथवा जड़ का घेरा बढ़ता है, ये गलत है जी। ये किस ऊतक की वजह से बढ़ता है? ये है आपका लेटरल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ता है। पौधों में जो घेरे होते हैं यानी कि उनकी जो मोटाई होती है, वो मोटाई भी बोल सकते हैं, घेरा बढ़ने का मतलब होता है मोटाई। वो लेटरल मेरिस्टेम या हिंदी में बोले तो इसको पार्श्व विभाज्य ऊतक बोल देते हैं। ठीक है ना, कौन सा? पार्श्व विभाज्य ऊतक ये वाला। ठीक है, इसका आगे। ठीक है ना। अच्छा, ये ऑप्शन सी है, यह पौधों में गांठ या नोड के पास पाया जाता है, तो ये नहीं जी, ये इसमें भी नहीं पाया जाता। ये केवल तने के और जड़ों के बढ़ते हुए स्वरूप पर पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए होगा। और सी का जो ये गांठ और नोड में जो ऊतक पाया जाता है उसको बोलते हैं, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, गांठ और नोड में पाए जाने वाले ऊतक का नाम है, इसका नाम है इंटरकैरेलरी। ठीक है, इंटरकैरेलरी मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेम यानी कि इसको बोल देंगे अंतर्वेशी। इंटरकैरेलरी का मतलब है अंतर्वेशी। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? हिंदी में इसको बोलेंगे अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। ठीक है, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु या थीम क्या थी, बताइए। 2022 के बारे में पूछ रहा है। विश्व ओजोन दिवस मनाया कब जाता है, ये बताइए पहले। ये बनाया जाता है 16 सितंबर। हर साल 16 सितंबर को ये बनाया जाता है ना। अच्छा बताइए, 2022 की इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। अच्छा, ये @35 का मतलब है ये जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, तो उसे 35 साल हो गए हैं 2022 में। ठीक है, और 2023 में 36 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था किसके लिए? ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओजोन संरक्षण है तो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। ठीक है ना। ठीक, अच्छा, ये सेकंड जो थीम है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @36, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। ये इसकी 2023 की थीम थी। किसकी? 2023 की। विश्व ओजोन दिवस जो हाल ही में मनाया गया है 16 सितंबर 2023 को, उसकी थीम थी ये सेकंड वाली। ठीक है ना, लिख लेना, याद कर लेना दोनों थीम। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, HTTPS डैश का परिवर्णी शब्द है जिसका
उपयोग संवेदनशील जानकारी डालते समय किया जाता है। ठीक है, बताइए क्या है HTTPS का फुल फॉर्म क्या है बताइए। ये है आपकी ऑप्शन बी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो नए राज्यों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को दो भागों में बांटा गया था। बताइए किस राज्य को दो भागों में बांटा गया था गुजरात और महाराष्ट्र को बनाने के लिए 1960 में। तो ये था आपका ऑप्शन बी, बॉम्बे को। ठीक है, बॉम्बे आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, लाइक कर दीजिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल उसको सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित देशों में से महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा है। अंतिम देश पूछा है। ठीक है, बताइए कौन सा है। ये अंतिम देश है ऑप्शन ए, सऊदी अरब ने दिया है। कब दिया था? 2015 में। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो क्या बोलोगे? अंतिम देश तो अब पता चल गया सऊदी अरब। प्रथम देश कौन सा है? प्रथम देश था न्यूजीलैंड। कौन सा? न्यूजीलैंड। ठीक है, अच्छा कब दिया था ये इसने अधिकार? 1893 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR यानी कैश रिजर्व्ड रेशो को किसके पास सुरक्षित रखा जाता है? बताइए। भारत के वित्त आयोग के पास, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास, या भारतीय रिजर्व बैंक के पास, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास। बताइए किसके पास सुरक्षित रखा जाता है। देखिए, बैंकों के पास ये CRR होता क्या है? कैश रिजर्व रेशो ही होता क्या है? बैंकों के पास कुल जमा का कुछ प्रतिशत बैंकों को RBI के पास रखना होता है नकदी के रूप में। ठीक है, नगद। अच्छा, कुछ प्रतिशत जो बैंकों के पास कुल जमा का कुछ प्रतिशत तो RBI के पास रखना पड़ता है और कुछ प्रतिशत अपने पास खुद रखना पड़ता है। कुछ प्रतिशत स्वयं बैंक के पास रखना पड़ता है, अपने आप पास, यानी कि उसे किसी को लोन वगैरह नहीं दे सकते, अपने पास रखना पड़ता है उन्हें, बैंकों को, खुद को, स्वयं को रखना पड़ता है। नगद हो सकता है वो। ठीक है, नगदी हो सकता है, सोना हो सकता है, या किसी देश की करेंसी जैसे डॉलर वगैरह ये हो सकते हैं। ठीक है ना, यानी कुछ प्रतिशत हिस्सा तो RBI के पास रखना पड़ता है, कुछ अपने पास खुद को बैंक को रखना पड़ता है। ये यानी इस पर लोन वगैरह कुछ नहीं दे सकते, ये रखना पड़ता है रिजर्व इन्हें। ठीक है, अच्छा इसको तो जो ये हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो, या हिंदी में नगद आरक्षित अनुपात। और जो ये अपने पास रखते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं SLR यानी कि स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तरलता वैधानिक अनुपात। ठीक है, तरलता वैधानिक अनुपात बोलते हैं SLR को, जो बैंक अपने पास स्वयं के पास रिजर्व रखता है। ठीक है ना, चलिए इसको थोड़ा हटा देते हैं एक बार। इसका राइट आंसर तो C हो ही गया। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताइए, भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो कौन है, ये बताइए अभी फ़िलहाल में, वर्तमान में। ये हैं गिरीश लिखा होगा ये। ठीक है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है,
गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। ये भारत के कैग हैं, यानी कि कॉम्पेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या भारत के नियंत्रक एवं मालिका प्रेक्षक भी इनको बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये कैग हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में बोलते हैं कैग, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल, देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे गए इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 148 में से संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 148 148 कैग के गठन से संबंधित है ना, गठन से। और 149 इसकी कार्य एवं शक्तियों से संबंधित है, किसी कैग की कार्य या शक्तियों से संबंधित है, शक्तियों, कार्य या शक्ति से संबंधित है इसकी कैग की, ठीक है। 149 148 से गठन से, ठीक है। अच्छा, ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, ठीक है। अच्छा, इसकी MD कौन है? MD IMF की MD है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है, जॉर्जिवा। इसकी डेप्यूटी MD कौन है? डेप्यूटी MD IMF की कौन है? ये इंडियन है, तो नाम है गीता गोपीनाथ, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और बताइए, मैं इसको सबको रफ कर रहा हूँ। इसका आंसर तो C ही था, ठीक है। ये बताइए मेरे को, ये RBI की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है ना। किस अधिनियम के तहत हुई थी? RBI एक्ट 1934 के तहत हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसके प्रथम यानी कि पहले जो गवर्नर थे कौन थे? वो भारतीय नहीं थे, पहले गवर्नर इसके थे ओसबर्न स्मिथ। कौन थे? ये थे डॉक्टर ओसबर्न स्मिथ, ठीक है, ठीक। अच्छा, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर थे, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे इसके? ये थे CD देशमुख। कौन? CD देशमुख, ठीक है। और वर्तमान में कौन है गवर्नर? आपको पता होगा, 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश ने 2021 में व्यापार करने की सरलता सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया? पुर्तगाल ने, भारत ने, न्यूजीलैंड या सिंगापुर ने? अच्छा, ये व्यापार करने की सरलता या सुगमता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। अच्छा, ये 2021 के बाद से ये आंकड़े वर्ल्ड बैंक ने 2000 के बाद 2020 तक ही आए थे, 21 भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 2021 में ये आने बंद हो गए थे, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता था, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट रैंक थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में न्यूजीलैंड की थी, ठीक है। भारत का रैंक उसमें था 63rd यानी कि 63, ठीक है ना। 2021 के बाद से ये आने बंद हो गई है, वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता था इस रिपोर्ट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उस सेटिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है जो तत्वों की दी हुई एक सूची को सॉर्ट करने और उनके क्रम में न होने पर उनकी
अदला बदली से संबंधित है, बताइए। अच्छा ये शॉर्ट है, जो शॉर्ट लिखा हुआ है ये क्या है, ये क्या है, एल्गोरिथम होती है ना, एल्गोरिथम, ठीक है ना, कंप्यूटर एल्गोरिथम होती है डेटा को क्रम में लगाने के लिए ना, डेटा को क्लासिफाई करने के लिए, डेटा को क्लासिफाई करने के लिए, उसको वर्गीकरण करने के लिए ना, करने और प्रोसेस करने के लिए उन्हें, ठीक है, प्रोसेस करने हेतु, ठीक है। एल्गोरिथम होते हैं शॉर्ट जिनको बोलते हैं। अच्छा बताइए इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर होगा बबल शॉर्ट, ठीक है, यानी कि बबल शॉर्ट एल्गोरिथम। कंप्यूटर में डेटाबेस को एक क्रम में लगाने, उसको प्रोसेस करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट से गंतव्य एड्रेस निकालता है और उसे तालिका यानी कि टेबल में देखता है कि पैकेट कहाँ भेजा जाए और केवल निर्धारित उपकरणों को सिग्नल भेजता है, बताइए क्या है ये गेटवे है, हब है, स्विच है या राउटर है। तो ये है ऑप्शन डी राउटर, ठीक है। राउटर का मतलब ही रास्ता, मतलब रूट होता है, ये रूट से लिया गया शब्द है राउटर, ठीक है, इसका मतलब होता है रास्ता या पथ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने यानी कि आउटपुट के काम आते हैं, बताइए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, यानी कि एलईडी डिस्प्ले मॉनिटर, इसमें हम स्क्रीन देखते हैं, आउटपुट ही देखते हैं ना। प्रिंटर से हमें प्रिंट मिलता है, ये भी आउटपुट का काम करता है। प्लॉटर से हमें ग्राफ मिलता है, ये भी आउटपुट का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है, बताइए कौन सी झील है जो टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। ये है आपके ऑप्शन डी वूलर झील, ठीक है, वूलर झील। जब वूलर झील की क्या विशेषता है बताइए। एशिया, ये एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है, मीठे पानी की झील है। है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, कहाँ पर, JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में। इसको जो पानी मिलता है इस झील को झेलम नदी से मिलता है, किससे, झेलम नदी से, ठीक है। अच्छा जो ये चिल्का झील है, ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। ये कहाँ पे, उड़ीसा में है ना, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है ना, खारे पानी की झील, ठीक है। ये कहाँ पे, उड़ीसा में आपकी, ये कहाँ पे, उड़ीसा में, इधर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, उड़ीसा में, ठीक है। अच्छा ये सांबर झील कहाँ पे आपकी, ये राजस्थान में, ये भी खारे पानी की झील है, जयपुर में, राजस्थान के। कुलेरी झील कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा या शेष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं, बताइए कौन से दो शब्द हैं वो दो शब्द हैं ऑप्शन ए समाजवादी और ऑप्शन डी पंथनिरपेक्ष। ये दो शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत की प्रस्तावना में, ठीक है। तो आंसर आपका ए और डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है,
चलिए पढ़ते हैं पहला कथन। यह अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। बिल्कुल सही है जी। यह अधिनियम महिलाओं को शारीरिक और मानसिक शोषण दोनों से सुरक्षा करता है। ये भी बिल्कुल सही है। यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों में संरक्षण देता है तथा लिव इन रिलेशनशिप को नहीं। ये गलत है जी। ये दोनों ही संबंधों को संरक्षण देता है। ठीक है। ऑप्शन डी है, यह अधिनियम आर्थिक शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। जी ये भी सही है। यानी गलत कौन सा है इसमें? सी। यही पूछा है, आंसर इसका सी ही होगा। ठीक है, आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के सदस्य देशों के अभियोजक जनरलों की यानी कि प्रोसिक्यूटर जनरल्स की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? बताइए कहाँ आयोजित हुई थी? अभियोजक जनरलों की मीटिंग ये हुई थी ऑप्शन ए अस्ताना में। ठीक है, ऑप्शन ए अस्ताना में। अच्छा, जो इनके 2022 में जो SCO के हेड्स की यानी कि जो इनके सदस्य देश है उनके हेड्स की जो समिट हुई थी, बैठक हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? 2022 में। इनके हेड्स की, हेड लिख दूँ, हेड्स ऑफ मेंबर कंट्रीज है ना, मतलब जो इनके सदस्य देश है उनके हेड्स की जो मीटिंग या बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी 2022 में? ये हुई थी समरकंद। समरकंद कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये इनके हेड्स की बैठक हुई थी। अच्छा, 2023 में कहाँ पे हुई थी ये हेड्स की बैठक? 2023 में ये अभी भारत में हुई थी 4 जुलाई को। कब हुई थी? 4 जुलाई 2023 में। इसके अध्यक्ष, मतलब इस बैठक का अध्यक्ष कौन था? भारत था। कौन था? भारत। ये वर्चुअली सबमिट हुई थी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 जुलाई 2023 को भारत इसका अध्यक्ष था। ठीक है, 2023 में। ठीक है, अच्छा जो 2024 में होगी ये बैठक, इनके हेड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इनके अभियोजक जनरल की बात नहीं कर रहा इधर मैं। ठीक है ना, ये होगी कजाकिस्तान में। कहाँ पर? कजाकिस्तान में 2024 में हेड्स की जो समिट या मीटिंग होगी SCO की। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये राइट आंसर है ऑप्शन ए अस्ताना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रख रखाव तथा संरूपण यानी कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्रयोग होता है। बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर है? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए कौन सा? ये है ऑप्शन सी, सिस्टम यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इंटरनेट बैंकिंग सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है। क्यों करवाती है बताइए? क्योंकि ये यूज़र को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक होती है। यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। ये भी कंप्यूटर क्वेश्चन है। देखिए सारे सेट, हरियाणा SSC सेट जो हुआ था 2022 में 5 और 6 नवंबर को। ठीक है ना, उससे क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सही है? देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? एक डेटाबेस है। क्या है? कंप्यूटर डेटाबेस। ठीक है, तो कथन पढ़ते हैं। पहला है, हर एक ब्लॉक में कुछ डेटा होता है जिसे हेडर कहा जाता है और यह अन्य सभी नोड्स यानी कि कंप्यूटर्स को दिखाई देता है। बिल्कुल सही है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में।
नेटवर्क के एकल सदस्य यानी कि सिंगल मेंबर द्वारा डेटा में बदलाव या परिवर्तन करना संभव है? जी नहीं कर सकता है। उसमें केवल परिवर्तन कौन कर सकता है? केवल स्वामी ही ब्लॉक के निजी डेटा या जानकारी तक पहुंच सकता है, तो उसमें परिवर्तन कर सकता है। ऑप्शन सी ठीक है इसका एकदम। ऑप्शन डी है इसका, ब्लॉक डेटा का एक सुरक्षित टुकड़ा हो सकता है। बिल्कुल सही है ये भी, यानी आपका बी गलत है ना, बाकी सब सही है। यानी आपका जो बी आंसर होगा गलत ही पूछा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विश्व पर्यावास या आवास दिवस 2022 की विषय वस्तु या थीम क्या थी? अच्छा, ये विश्व पर्यावास या आवास दिवस को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे। हैबिटेट डे, ठीक है ना। अच्छा, ये सेट के अंदर ये हिंदी में इसका नाम क्या दिया हुआ था? गलत कर रखा था, पर्यावरण लिखा हुआ था, जबकि पर्यावास होना चाहिए, इसलिए इस पर ऑब्जेक्शन भी हो गया था इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। इसलिए इसके नंबर सबको दिए गए थे, क्योंकि हिंदी में पर्यावरण लिखा था और इंग्लिश वाले तरफ क्या लिखा था? हैबिटेट, वहाँ पे सही लिखा था। यानी कि अभी आपको भी क्वेश्चन अगर चेक करना हो ये सही है या गलत, तो आप सब इंग्लिश पोर्शन जरूर देखिए। इंग्लिश पोर्शन को ज़्यादातर माना जाता है, ठीक है ना। हिंदी को भी देखिए, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश पोर्शन जरूर देखिए उस क्वेश्चन का, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है वो, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो उसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी ऑप्शन ए, अंतर का ध्यान रखें, ना ही किसी को और न ही कोई स्थान पीछे छोड़े। ये इसकी थीम थी 2022 की। अच्छा, 2023 की थीम क्या थी इसी की? विश्व पर्यावास दिवस या विश्व आवास दिवस। ये बनाया कब जाता है ये बताइए? ये बनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सोमवार, यानी कि 2023 में, यानी कि 2023 में बनेगा 2 अक्टूबर को, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, ये 2023 की थीम थी लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं, विकास और पुनर्प्राप्ति के रूप में शहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के प्रवर्तन के दौरान निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? यानी कि जिस टाइम आपातकाल की उद्घोषणा हो चुकी हो, ठीक है, उस समय किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं ख़त्म किया जा सकता, बाकी सभी अधिकार ख़त्म हो जाते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। ये आपातकाल भी 3 तरह के होते हैं, जैसे अनुच्छेद जो 352 है, इसमें जो आपातकाल होता है वो होता है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। ये कब लगता है? जब कोई बाह्य आक्रमण हो, युद्ध के समय में लगता है बाह्य युद्ध, ठीक है। जैसे दो देशों में युद्ध छिड़ जाए, ठीक है ना, या फिर हिंसा फैल जाए राष्ट्रीय स्तर पर, हिंसा या फिर प्राकृतिक आपदा आ जाए, ठीक है ना। इन सिचुएशन में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है। एक आपातकाल होता है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, इसको हम बोलते हैं राज्य आपातकाल। क्या बोलते हैं? राज्य आपातकाल। इसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन भी कह देते हैं, ठीक है। जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, जैसे हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है, तो उसको 356 के तहत लगा है, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। एक अनुच्छेद होता है 360, ये अलग है, ठीक है। ये अनुच्छेद 360 होता है वित्तीय आपातकाल, यानी जो रुपए पैसों की जो क्राइसिस आ जाती है उसको वित्तीय आपात बोलते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिएगा आप अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? बताइए। ये बोलते हैं ऑप्शन बी
ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया? देखिए, जहाँ त्रिपिटक शब्द आता है वो बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। कौन सा? बुद्ध धर्म के ग्रंथों को बोलते हैं त्रिपिटक के ग्रंथों को। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु है? यानी कि जो मॉडरेट रिएक्टिविटी है जिसके अंदर, धातु के अंदर, वो कौन सी है? देखिए, इसमें इन जो चारों के अंदर जो रिएक्टिविटी के आधार पर मैं इसको लगाऊं तो सबसे कम रिएक्टिविटी होगी आपकी, ये होगी आयरन की होगी। ठीक है, आयरन के बाद होगी एल्यूमिनियम की। ठीक, एल्यूमिनियम के बाद होगी कैल्शियम की, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम। ठीक है, और इससे भी नीचे बहुत होते हैं। सबसे कम जो रिएक्टिविटी होती है प्लेटिनम की होती है। उसके बाद ओरम यानी कि गोल्ड की होती है, जिसको AU से डिनोट करते हैं गोल्ड को हम। ठीक है, AU से सबसे कम रिएक्टिव होता है, यानी कि इधर लिख देता हूँ। जब तो आपने देखा होगा कि बहुत कहीं कहीं हज़ारों लाखों साल पहले जो सोना दबा रहता है वो कभी भी ख़राब होता नहीं है, रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ इतनी आसानी से। तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही निकलता है, जैसा अभी रख दिया तो आपसे 100 साल बाद या 1000 साल बाद ऐसा का ऐसा ही निकलता है, प्लेटिनम हो या ओरम हो। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है ना, अभिक्रियाशील। और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है पोटेशियम के, सबसे ज़्यादा। ठीक है, जो आयरन होती है मॉडरेट होती है। कौन सी होती है? मॉडरेट यानी मध्यम अभिक्रियाशील होती है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन ठोस वस्तु की अवस्था परिवर्तन के बारे में सही है? बताइए कौन कौन से कथन सही है ठोस वस्तु की अवस्था परिवर्तन के बारे में? गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस का तापमान बढ़ता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। आप देखिए, बर्फ है, बर्फ का जो हिमांक होता है, पानी का हिमांक बोलते हैं, पानी का हिमांक, या बर्फ का गलनांक, यानी बर्फ जिस टेम्परेचर पर गलता है, ये क्या होगा? दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर बर्फ़ पिघल रही है, आप उसको हीट दे रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा तब तक कि वो पूरी तरह से नहीं पिघल जाती। ठीक है, केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, यानी कि ठोस से क्या बन रही है, वो द्रव बन रही है ना, जब उसको हीट देंगे, लेकिन टेम्परेचर उतना ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये पहला गलत है। दूसरा है, गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस के तापमान में कोई बदलाव नहीं आता। बिल्कुल सही है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा इसमें। ऑप्शन सी है, गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस से द्रव अवस्था में बदलने में उपयोग किया जाती है। बिल्कुल जैसे कि ये ठोस से द्रव में बदल जाएगा। ठीक है ना, आप इसको हीट देते रहेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि अवस्था का परिवर्तन होता है, टेम्परेचर उतना का उतना रहता है, यानी ऑप्शन सी भी ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म हितैषी राज्य का पुरस्कार जीता है? बताइए कौन सा है ये राज्य? यह है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगस्त में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी घोषित हो चुके हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी घोषित हो चुके हैं। ठीक है, 69वें। ठीक है,
इसमें जो आपकी बेस्ट फीचर फिल्म थी, बेस्ट फीचर फिल्म थी, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, ये था रॉकेटरी, द नॉम्बी इफेक्ट, द नॉम्बी इफेक्ट, ठीक है। ये इसकी बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड इसने जीता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, GUI क्या है? GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस कला विधा का नाम पड़ा? देखिए, जहाँ पर सीता का जन्म स्थान है उसको क्या बोलते हैं? मिथिला नगरी। क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी, मिथिला नगरी, ठीक है। ये पुराने समय में इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र आते थे? बिहार का क्षेत्र आता था, आज का बिहार आता था, झारखंड आता था, और नेपाल का तराई क्षेत्र आता था, ठीक है ना। नेपाल का क्षेत्र भी मिथिला में शामिल था। अच्छा, ये क्यों प्रसिद्ध है? आपने इसका एक नाम सुना होगा, मधुबनी पेंटिंग, बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स सुना होगा, ये उसी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, पेंटिंग्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, महारत्न, नवरत्न और मणिरत्न भारत में किसके वर्गीकरण है? ये वर्गीकरण है सरकारी क्षेत्र एकांक, यानी कि पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स है या एंटरप्राइजेज है उनका वर्गीकरण है। जैसे महारत्न कंपनी आपकी IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना, ये महारत्न कंपनी है। इसी तरह से ना, ये सब सरकारी होती है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सीमा पार पुलिस समन्वय से सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है? इस संगठन का नाम है ऑप्शन ए, इंटरपोल, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं INTER, इंटरपोल। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इंटरपोल का। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर लियोन में। कहाँ पर? लियोन, फ्रांस के लियोन में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है इंटरपोल का, ठीक है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। सदस्य देश इसके मेंबर कंट्री MC लिया था उसमें 194 है, ठीक है, बहुत है इतना इन्फॉर्मेशन तो, ठीक है। अच्छा, जो नाटो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है ना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है नाटो की, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके महासचिव कौन है नाटो के? है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एंथ्रासाइट क्या है? एंथ्रासाइट वही एक कोयले का एक प्रकार है, 4 तरह के कोयले होते हैं मुख्यतः, ठीक है ना। ये सबसे सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है, यानी कि इसकी जो गुण हम चेक करते हैं, जो कार्बन का प्रतिशत जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उसमें गुण उतना ज़्यादा होता है, यानी कि उसमें उतनी ही ऊर्जा प्रदान करेगा जलने के बाद, ठीक है, कम धुआं देगा। उसमें कार्बन का प्रतिशत होता है 90 से 95% इसमें कार्बन होता है सबसे ज़्यादा, इसलिए ये सबसे अच्छा माना जाता है एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है। अच्छा, इसमें भूरा कोयला जो होता है निम्न कोटि का, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिग्नाइट कोयला, ठीक है। और जो वाणिज्यिक
प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला है उसको बोलते हैं बिटुमिनस, बिटुमिनस, ठीक। और कोयले का सबसे खराब प्रकार जिसमें लेस देन 25% कार्बन होता है इसको बोलते हैं पीट कोयला, है ना, PEAT भी लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना। ये सबसे बेकार होता है, ये सबसे ज़्यादा धुआं, जलने पर धुआं और कम ऊर्जा देता है, बिल्कुल ठीक है ना। ये पीट कोयला सबसे बेकार होता है, सबसे वर्स्ट, लिख दूँ वर्स्ट। तो सबसे बढ़िया होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित जलमार्गों में से किस जलमार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है? यानी कि कौन सा इसमें नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है? नेशनल वाटरवेज नंबर 2 कौन सा है इसमें बताइए। ये है आपका ऑप्शन बी, सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी पर जो जलमार्ग बनाया गया है 891 किलोमीटर का, ये नेशनल वाटरवेज NW से इसको डिनोट करेंगे, नंबर 2 है, ठीक है ना। अच्छा, नेशनल वाटरवेज नंबर 1 यानी कि जलमार्ग संख्या 1 कौन सी है? ये है इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी जो है, इसको नेशनल वाटरवेज नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेशनल वाटरवेज नंबर 3 कौन सा है? इसमें है, ये है केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम कोल्लम उद्योग मंडल एवं चंपकारा नहरें जो 205 किलोमीटर में है। ये है नेशनल वाटरवेज नंबर 3, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप, इम्पोर्टेंट है ये सभी, है ना। और नेशनल वाटरवेज नंबर 4 इसमें है, ये सब सीरियल वाइज दिए हुए हैं, ठीक है ना। चार या चौथा नेशनल वाटरवेज है काकीनाडा पुडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदियों के निर्दिष्ट भाग जो 1078 किलोमीटर के लगभग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर आपका बी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की इक्विटी यानी कि शेयर के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है? ये कहलाता है विनिवेश, इंग्लिश में इसको डिस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, बाजार संतुलन रेखा चित्र में यदि मांग वक्र यानी कि डिमांड कर्व बाईं ओर को शिफ्ट करता है और साथ ही पूर्ति वक्र यानी कि सप्लाई कर्व दाईं ओर यानी कि राइट साइड शिफ्ट करता है तो संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव दिखेगा? तो ऑप्शन ए, वह घटेगी। क्या घटेगी? कीमत घट जाएगी। अगर डिमांड कर्व लेफ्ट साइड और सप्लाई कर्व राइट साइड शिफ्ट होगा तो कीमत घटेगी, ठीक है। जैसे इसमें देख, ये मैंने फिगर लगाया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में नहीं था, मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए ये प्राइस है, ये कीमत है इधर, ठीक है। इधर एक है क्वांटिटी, मात्रा दी हुई है डिमांड मांग की और सप्लाई की, ठीक है। जैसे ये मैं इधर बता देता हूँ आपको, ये मान लीजिए प्राइस है इधर और ये है आपका डिमांड या मांग, ठीक है। क्वांटिटीज़ को बोल देंगे, क्यों से डिनोट कर देंगे, ठीक है। इसका जो डिमांड कर्व होता है यानी कि मांग कर्व होता है वो हमेशा ऐसा बनेगा इधर को, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर प्राइस घटेंगे तो मांग बढ़ेगी, इसका मतलब ये होगा, ये डिमांड कर्व ऐसे बनता है, ठीक है। और सप्लाई कर्व बनता है इस तरह से, ये इधर को ना, ये आपका सप्लाई कर्व बनता है, ठीक है, ठीक है। ये बता ही दिया मैंने। जैसे मान लीजिए ये आपका डिमांड कर्व यहाँ था पहले, ये इधर था, ये जो आपके डॉट दिखा है, एक सेकंड, ये डॉट मान लीजिए इधर था, ठीक है। और
ये आपका कर्व था, जैसे आपने ये ग्रीन लाइन में देख रहे हैं, ये कर्व था आपका, ठीक है ना। ये डिमांड जो ये कर्व था ऐसा था आपका, इधर था, ये शिफ्ट हो गया इधर बाईं साइड, यानी कि इधर आ गया। तो इसमें क्या घटा, देखिए इधर हो गया, शिफ्ट हो गया, तो ये इधर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर आ गया। तो अब मैं इसको जो नया नया बनेगा, इसका नया फिगर ऐसा आएगा, इधर ऐसा आएगा ना, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो क्या आएगा इधर, इस पे तो बनेगा ये नया वाला, तो ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, प्राइस पहले इधर इतना था, ज़्यादा था, अभी क्या हो गया, नया कम हो गया, ठीक है ना, हुआ ना कम प्राइस इसमें, ठीक है। ऐसे ही और क्वांटिटी भी सी कम होगी, पहले इधर थी इसकी क्वांटिटी इतनी थी, अभी इधर आ गई Q1 नई वाली, ठीक है ना। और ऐसे ही, चलो इसको मिटा देता हूँ। ऐसे ही आपका सप्लाई कर्व है, मान लीजिए सप्लाई कर्व पहले ए इक्विलिब्रियम पॉइंट था, संतुलन, ठीक है, ये सप्लाई कर्व था पहले इधर, लेकिन अब ये इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। पहले ये इधर था, अभी क्या इधर शिफ्ट हुआ है, नया वाला इधर, ठीक है, ये हो गया इधर शिफ्ट। तो इसका नया क्या बनेगा, ये बनेगा इसका, ये नया बन गया था, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, प्राइस फिर कम हो गया, पहले इधर था पी इधर P1 हो गया, ठीक है ना, लेकिन इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। पहले इधर थी Q, अब Q1 हो गई, यानी कि सप्लाई कर्व अगर राइट शिफ्ट होता है तो उसमें कीमत घटती है और क्वांटिटी बढ़ती है, ठीक है ना। पहले इधर थी, अब इधर आ गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय वर्ष 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्याख्या, इसको सहायक संधि कहते हैं, की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी थी। चलिए पढ़ते हैं। इसे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल सही है। कब बनाया गया था, ये बनाया गया था सहायक संधि को सन 1798 में, ठीक है। ऑप्शन बी है, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, ये शर्त थी इसकी, बिल्कुल सही, ये भी शर्त थी इसकी। ऑप्शन सी है, सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकता था, ये भी बिल्कुल राइट है इसका। ऑप्शन डी है, ब्रिटिश सहयोगी पक्ष को केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, ये गलत था, ये शर्त इसमें नहीं थी, बाकी तीनों शर्त इसमें थी, यानी कि तीनों ABC आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से देश साथ आकर संघ बनाने को उदाहरण है। तो इसके ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये राइट आंसर है इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान में संशोधन करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। पहला कथन है, संसद को भाग थर्ड में क्या है, वही संविधान के भाग 3 में है मौलिक कर्तव्य, क्या है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य रूस से, ठीक है। संसद को भाग 3 को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति है, नहीं जी ये गलत है आपका, इसको भी संशोधित कर सकते हैं, मौलिक अधिकार को भी, ठीक है। ऑप्शन बी है, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, ये लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता
आवश्यकता होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है, इनके साइन जरूरी होती है, तभी कोई विधेयक, अधिनियम या कानून बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, ओलंपिक में भारत ने वर्ष 1900 से लेकर 2020 तक किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये है हॉकी। ऑप्शन बी राइट आंसर है हॉकी। हॉकी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक में भारत ने अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नारा क्या था? बताइए, 2022 में रोगी सुरक्षा दिवस का जो नारा क्या था बताइए। ये था ऑप्शन बी दवा बिना नुकसान। ठीक है, ये 17 सितंबर को मनाया जाता है रोगी दिवस, ये भी याद रख लेना। ठीक है, अच्छा 2023 में इसका क्या नारा था? 2023 में अभी बनाया गया है 17 सितंबर को 2023 में, ये था रोगियों की सुरक्षा हेतु रोगियों को संलग्न करना या शामिल करना। ठीक है, रोगियों को शामिल करना, ये 2023 का नारा था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, बेकेलाइट। ठीक है, पीवीसी के क्या बनते हैं? पाइप बनते हैं, वायर बनते हैं, वायर तार वगैरह ना। पॉलीथीन की तो पॉलीथीन आपको पता होगा, पॉलीथीन वगैरह बनती है, पतली पिन्नियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, उस पौधों के समूह का क्या नाम है जिसके पौधे नग्नबीजी होते हैं और बहुवर्षीय सदाबहार और काष्ठीय होते हैं? बताइए, ये होते हैं ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को ही इंग्लिश में बोलते हैं नग्न बीजी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे चीड़ का पेड़ हो गया। ठीक है, चीड़ का पेड़ हो गया, स्प्रूस, देवदार है ना, स्प्रूस देवदार का पेड़ हो गया, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, सागो पाम हो गया, एक इंग्लिश में बोलते हैं इसको सागो पाम ट्री। अच्छा, ये एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म को बोलते हैं आवर्त बीजी। ठीक है, आवर्त बीजी। इसमें क्या होता है? फल होता है अंडाशय, फलों के अंदर अंडाशय होता है और अंडाशय में होते हैं बीज। ठीक है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होता है इसमें फल नहीं होता है। क्या होता है? फल नहीं होता है। ठीक है ना, जबकि एंजियोस्पर्म जिसको आवर्त बीजी बोलते हैं, आवर्त बीजी बोलते हैं, इसमें फल फूल पत्ती सभी चीज़ होती है ना, फल फूल पत्तियाँ सभी अच्छी तरह से विकसित होते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे आम है, अमरूद, जो साधारण पौधे जो हम देखते हैं बाग बगीचों में, सब एंजियोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ये मेमोरी की जो साइज है उनका ऑर्डर दिया हुआ है, कौन सा सही है उसमें छाटे बताइए। तो ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, सबसे कम होता है इसमें गीगाबाइट, ये होता है 10 की पावर 9। टेराबाइट होता है 10 की पावर 12। ठीक है, पिट्टाबाइट होता है 10 की पावर 15। एक्साबाइट होता है 10 की पावर 18। ठीक है ना, राइट आंसर आपका सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, गूगल, बिंग तथा याहू इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो ये तीनों के तीनों सर्च इंजन है, आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के बारे में सही है? तो उसमें से ये आपका ऑप्शन राइट होगा, ये ऑप्शन डी। यह एक यूनिक एड्रेस है जिसके द्वारा नेटवर्क के प्रत्येक नोड यानी कंप्यूटर को
जो नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको नोड बोलते हैं, ठीक है, को अनन्य तरीके से पहचाना जाता है। ये पहचानने का काम कर रहा है, आइडेंटिफायर की तो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यूनिफॉर्म तरीके से यानी कि अनन्य तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि डेटाबेस में डेटा सटीक यानी कि एरर फ्री तथा विश्वसनीय यानी कि रिलायबल होगा? तो ये करता है डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट्स। डेटा तो ये करता है ऑप्शन बी, डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एक यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? चलिए पढ़ते हैं। एक यौगिक, यौगिक क्या होता है? कंपाउंड होता है, ठीक है ना, कंपाउंड यानी कि जिसको फिक्स फॉर्मूला होता है। क्या होता है यौगिक? जिसका फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, और जो कम से कम 2 एलिमेंट से मिलकर बना हो, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल है H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? कंपाउंड या यौगिक हो गया, ठीक है। एक यौगिक अपने घटक पदार्थ यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण धर्मों को दर्शाता है? बिल्कुल नहीं भाई। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? आग को जलाना। और H2O का काम क्या होता है? पानी, आग को बुझाना। तो ये तो अलग हो गया, ऐसा डिफरेंट हो गया ऐसा गुण धर्म से, है ना, तो ये तो नहीं होगा। प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, बिल्कुल सही है, ये स्थायी होगा आपका संगठन जो बना है, ऑप्शन बी सही है इसका। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, अलग किया, यानी कि H2O को तोड़ना हो तो उसमें हमें केमिकल रिएक्शन हीट देनी होगी, ठीक है ना, ये टूट जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ये टूट जाएगा 2H2 + O2 में, ठीक है। ये किसके द्वारा टूटा है? रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी भी इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन कोलाइडल मिश्रण के गुणधर्मों के विषय में सही है? बताइए। तो ये हैं ऑप्शन ए, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, यानी कि 2 समान पदार्थों से मिलकर नहीं बना है, यानी कि जैसे कि नमक और पानी का घोल होता है, ठीक है, और पानी का घोल है, ये क्या है? ये एक समांगी मिश्रण है। कौन सा? समांगी, यानी कि नमक पानी में पूरी तरह से घुल गया, ठीक है ना, तो ये क्या होगा? समांगी मिश्रण, ठीक है, यानी कि जो विलय है, विलायक में पूरी तरह से घुल जाए तो वो समांगी मिश्रण होगा, अगर ना घुले तो वो विषमांगी मिश्रण होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट है, ये विषमांगी मिश्रण है कोलाइडल, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, जब कोलॉइड को शांत छोड़ दिया जाता है तब विलय कण तल पर बैठते हैं, अर्थात कोलॉइड अस्थायी होता है। जी नहीं, कोलॉइड अस्थायी नहीं होता, स्थायी होता है, तो ये तो गलत है आपका। कोलॉइड क्या होता है? स्थायी। ऑप्शन सी है, कोलॉइड कण इतने बड़े होते हैं कि उनसे गुजरने वाली प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित कर देते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्यमान बनाते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। यानी कि जब हम कोलॉइड का जो मिश्रण होता है कोलॉइडल, उसके अंदर से कोई प्रकाश की रेखा गुजारते हैं, इसके ऐसे ही कोलॉइडल मिश्रण है, इसके अंदर कोई प्रकाश की रेखा गुजारेंगे ऐसे करके, तो ये क्या है, उसके मार्ग जो है चमकने लगता है, इसके अंदर का मार्ग जो है चमकने लगता है, ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था? देखिए 68वें फिल्म पुरस्कार ये 2022 की बात कर रहा है, इसके अभी जो 69वें भी मिल चुके हैं, ये कब मिले हैं? अभी अगस्त 2023 में। कब मिले हैं? अगस्त 2023 में मिल चुके हैं, ठीक है। ये 2022 की बात कर रहा है, तो सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, ऑप्शन ए फ्यूनरल, 2022 के अनुसार 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, ठीक है। अब मैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करूं तो उसमें है, इसी में सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है
या रेजोनेंस, जिसको अनुनाद हिंदी में बोलते हैं, अनुनाद। ठीक है। सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 2023 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी फिल्म 2023 की इसमें बात करूँ मैं, 2023 की ये सब बात है इधर, जितनी बार 2023 की कर लूँगा इधर। ऑप्शन बी सी डी के लिए। ठीक है ना, ये है सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म। कौन सी? गांधी एंड कंपनी। सिरपंगल ये है सर्वश्रेष्ठ शिक्षा फिल्म, यानी कि एजुकेशनल मूवी है, फिल्म है ना, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा फिल्म। ये 2023 की है, बी सी डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। जननांगीय संक्रमण यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अवधारणा, जिसे फ्रैंक नोटेस्टिन ने 1945 में दिया था, आर्थिक विकास तथा डैश के संबंधों की व्याख्या करती है। तो ये है आपका ऑप्शन डी, जन्म दर तथा मृत्यु दर, यानी कि ये व्याख्या करती है आर्थिक विकास तथा जन्म दर और मृत्यु दर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, जिसके इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, का परिणाम नहीं माना जाता? भाई ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा, बिल्कुल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा। जब हमारा देश, जैसे कोई देश है किसी दूसरे देश के साथ व्यापार बढ़ाता है, यानी ऐसे अपने व्यापार को ग्लोबलाइज करता है, अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करता है, तो क्या उसमें FDI आएगा, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, बहुपक्षीय व्यापार समझौते भी होंगे, बिल्कुल ठीक है। आउटसोर्सिंग भी होगी, यानी कि उनके एम्प्लॉय हमारे लिए काम करेंगे, हमारे एम्प्लॉय उनके लिए काम करेंगे, लेकिन शुल्क अवरोध नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अधिकांशतः संकेंद्रित है? तो ये है ऑप्शन डी, लोहा और इस्पात उद्योग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।